नमस्कार। अर्थ आवर संपन्न होने पर ज्ञान रूपी दीप जलाते हुए आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर। और मैं हूँ नवोदिता मिश्रा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। आप में से कुछ ये कह सकते हैं कि यह थीम भारतीय परिप्रेक्ष्य में साहित्य, संस्कृति, कला धाराओं पर सटीक बैठती है। इन क्षेत्रों में महिलाओं के असीम योगदान को देखते हुए लेकिन बारीकी से देखा जाए तो पिछले 125 वर्षों के कालखंड में आप पाएंगे कि ये थीम हमारे देश की विज्ञान प्रगति गाथा पर भी उतनी ही लागू होती है, कई उत्कृष्ट उदाहरणों के साथ। और इन महिला वैज्ञानिकों के अनुपम अनुसंधान ने कभी तो विषम परिस्थितियों में समयानुसार नवीनतम उच्चांक छुए। शुद्ध रिसर्च के अलावा उनके प्रयासों ने आम जनजीवन के पहलुओं को भी सकारात्मक रूप से छुआ। सामयिक चुनौतियों का अंदाजा कुछ जन्म तिथियों से लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, फाइटोबायोलॉजी और एथनोबॉटनी से जुड़ी प्रख्यात वैज्ञानिक जानकी अम्माल का जन्म 1897 में हुआ था और उनका पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ 1931 में। देश की कई प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में उनका योगदान आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है। जानी मानी मौसम विज्ञानी अन्ना मणि का जन्म 1918 में हुआ था। 1945 में उन्हें मौसम मापन यंत्रों में अनुसंधान के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की गई। कहने का तात्पर्य ये है कि उस जमाने की सामाजिक परिस्थितियां इन महिला वैज्ञानिकों की संकल्प शक्ति में बाधा नहीं बन पाई। इसी तर्ज पर कादम्बिनी गांगुली जन्म 1861, आनंदीबाई जोशी जन्म 1865, इरावती कर्वे जन्म 1905, आशिमा चैटर्जी जन्म 1917, कमला सोहनी जन्म 1911 और राजेश्वरी चैटर्जी जन्म 1922 कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्होंने विज्ञान और चिकित्सा जगत में अतुलनीय कार्य किया। वर्तमान दौर में प्रोफेसर गगनदीप कंग, प्रोफेसर मंजू बंसल, डॉक्टर मैथिली रामास्वामी, डॉक्टर रेने मारिया बोर्जेस, डॉक्टर एन रत्नाश्री और डॉक्टर रोहिणी गोडबोले आधुनिकतम अनुसंधान के क्षेत्र में टिमटिमाते वैश्विक दीप स्तंभ हैं। और प्रौद्योगिकी, आज हाई टेक के क्षेत्रों में तो महिलाएं हजारों की संख्या में जुड़ी हुई हैं और अपने अनूठे इनोवेशंस के माध्यम से उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। स्टेम के क्षेत्र में भी बालिकाओं का बढ़ता रुझान एक सुखद संकेत है। साइंटिफिक टेम्पर की जय कहते हुए आइए मिलकर सुनते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। श्रृंखला हमारी संस्थाएं के अंतर्गत आज मिल आते हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के निदेशक डॉक्टर सुदेश कुमार यादव से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं और आपकी जो संस्था है उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को उत्सुकता हो सकती है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे विषय होंगे जो बिल्कुल यूनिक होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो कोर कार्य है आपकी संस्था का, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, मेरे को ये मौका दिया गया। CSIR IHBT पालमपुर, जो कि एक सिस्टर लेबोरेटरी है CSIR ऑर्गेनाइजेशंस की। 37 लैब्स हैं पूरे भारत में और एक हिमाचल प्रदेश में है। हमारा जो प्रयास है वो वहाँ के हिमालयन बायो रिसोर्स को वो यूज करके और उनसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा किस तरह से हमारी सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो सकती हैं, उसके लिए लगातार वो इंस्टीट्यूट उनकी नीड्स को देखते हुए प्रयास कर रहा है। और इसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वहाँ के बायो रिसोर्स को यूज करके डेवलप की गई हैं, वो हम फार्मर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ जुड़ के उनको कॉमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर यादव, अगर मैं घर के किचन के हवाले से, किचन भी एक लेबोरेटरी होती है, तो हमने पेपर में यह पढ़ा था कि आपकी संस्था में चूंकि हींग उसको ग्रो करना या कैसे उसको विकसित करना या उसको वो कैसे पनपता है, वो
आपके यहाँ पर मतलब आर्टिफिशियली करने की कोशिश एक वो क्या था एक्सपेरिमेंट? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियली कुछ नहीं है। हींग की खेती जो है वो किसी भी देश में नहीं होती है। ये मतलब अपने आप ही वाइल्ड नेचर में अवेलेबल होती है। और ये है क्या, मतलब होता क्या है ये? हींग जो हम किचन में यूज करते हैं, और ये हींग जो है एक प्लांट होता है, उसकी रूट से एक्जुडेट निकलता है, जो गमी मटेरियल निकलता है रूट से, वो हम उसमें यूज करते हैं। और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उसकी गट सिस्टम को ठीक रखता है, स्टोमक को ठीक रखता है। और वो हम भारत में पूरे हर किचन में यूज किया जाता है इसको। बट अगर देखा जाए तो भारत में क्या किसी भी देश में उसकी खेती नहीं होती है। वाइल्ड टाइप से ईरान और अफगानिस्तान में होता है। और उनके लिए हमने प्रयास पहली बार शुरू किया अपने देश में कि पहले तो हम उसको उगाएं कि वो उगता है या नहीं उगता है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में उगता है, उसकी एग्रो टेक्नोलॉजी क्या है। वो पैरामीटर्स बाद में आएंगे कि उसकी यील्ड कितनी है और कितना निकलता है। बट पहले हम कम से कम उसको, तो उस दिशा में हमारी जो पहल हमारी तरफ से रही, उसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिल रही है। अभी हम पिछले 2-3 साल से इस प्रयास में लगे हुए हैं और प्लांट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत सारी लोकेशंस पे हिमाचल प्रदेश के लगाया हुआ है और वहाँ से काफ़ी अच्छी सक्सेस रेट है। कहीं पे 40% है, कहीं पे 60% है, कहीं पे 70% भी है ग्रोथ की। क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये, तो इसको एग्रो टेक्नोलॉजी पहले डेवलप करना पड़ेगा और फिर उसमें जो रूट आएगी, उससे जो गमी मटेरियल निकलेगा, उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से वो किया जाएगा। तो इसमें हमारी जो साइंटिफिक इंटरवेंशन है वो चल रही है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो सक्सेसफुल रहेगी। डॉक्टर यादव, बायो रिसोर्सेज के मामले में हमारे पास अरावली भी है, वेस्टर्न घाट्स भी हैं, ईस्टर्न घाट्स भी हैं। हिमालयन रीजन की ऐसी मतलब क्या एक खास विशेषता है बिल्कुल कि जो कहीं नहीं और माउंटेन सिस्टम्स में पाई जाती है बायो रिसोर्सेज के मामले में? ये एक्चुअल में क्या है कि जो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट बायो रिसोर्स कंट्री है और हिमाचल के अंदर बहुत सारे प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, माइक्रोबियल स्पीशीज पाए जाते हैं और इन पे जो है इनका यूज आम जनता के लिए उतना नहीं है जो होना चाहिए। उसके माध्यम से वहाँ पे बहुत सारे यूनिक बायो रिसोर्सेज हैं। एक दो का नाम लेना तो बहुत कठिन होगा, बट मैं बताना चाहूँगा जैसे पिक्रोराइजा है और आर्नीबिया है, पोडोफिलम हेक्जेंड्रम है। इस टाइप के जो प्लांट हैं जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं और बहुत ही एंडेंजर्ड स्टेज पे हैं, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं और वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो इनको मेंटेन करने के लिए नर्सरी के माध्यम से और टिश्यू कल्चर के माध्यम से, जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, और अब हम धीरे धीरे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जो मॉडर्न जो स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उनके द्वारा हमारा प्रयास यही है कि जो बायो रिसोर्सेज कम मात्रा में हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनकी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाए। और ये करने के बाद अल्टीमेट एम ये है कि ये हम फार्मर को कैसे कन्विंस करें कि इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी रिक्वायरमेंट है और वो फिर इसको अडॉप्ट करें, तभी ये सक्सेसफुल मिशन होगा। तो एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हमारी डायरेक्शंस है और इसमें कुछ कुछ क्रॉप्स की, जैसे फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स की मैं बात करूं, कुछ फ्लावर क्रॉप्स ऐसी हैं जिसको मतलब ठंडा इलाका चाहिए होता है। जैसे हमारी एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है और एट प्रेजेंट हमने ट्यूलिप गार्डन को ओपन किया हुआ है हिमाचल में, हमारे खुद उसमें, और वो इस पूरे देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर के बाद। और ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल के अंदर हमने ट्यूलिप गार्डन को ग्रो किया। नीदरलैंड जो है वो कंप्लीट एक्सपोर्टर है इसका, और अभी तक हम जो बल्ब इसके लिए बल्ब लेके आते थे वो नीदरलैंड से लेके आते थे, बट अब हमारे पास टेक्नोलॉजी तैयार हो गई है कि वो बल्ब हम खुद बनाते हैं और अब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। और ये एक सक्सेस स्टोरी के रूप में इसी तरह से दूसरे क्रॉप्स पे भी है। बहुत दिलचस्प बात बताई। चलते चलते बस एक छोटा सा सवाल, साइंस डे की थीम इस बार इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस नॉलेज को लेके है, तो आपकी संस्था के वहाँ जो काम हो रहा है, आपके उस राज्य में इंडिजिनस नॉलेज तो काफ़ी होगी, तो उसको आप कैसे जोड़ के देखते हैं आपके अपने काम से? बहुत ही अच्छा थीम चूज किया है। इसमें अगर हम कहें
कि जो जो नॉलेज बेस है, जो लिटरेचर बेस्ड नॉलेज है, उसको यूज करके और अपने बायो रिसोर्स को जो वहाँ पे अवेलेबल है, अपनी सोसाइटी की जो नीड है उनको ध्यान में रखते हुए, कि जैसे हमें अगर एरोमेटिक क्रॉप्स की ज़रूरत है, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स की ज़रूरत है, जो बैरन लैंड्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप जो रूटीन क्रॉप्स नहीं होती हैं, उन फील्ड्स को आइडेंटिफाई करके उन किसानों से मिल के और वहाँ पे कौन सी क्रॉप को जो इकोनॉमिकल क्रॉप है उसको हम ग्रो कर पाएं, इस तरह के प्रयास जो हमारे हैं वो डायरेक्ट फार्मर के साथ कनेक्ट करके और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो एक इसी दिशा में एक हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर के निदेशक डॉक्टर सुदेश कुमार यादव को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। कभी तो उत्सुकता होती होगी जानने की कि पक्षी आपस में क्या और कैसे संवाद करते होंगे, उनके पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था के क्या नियम होंगे। रिसर्च का ये विषय गहन है। हमें खुशी है कि हमारे देश की ही एक महिला वैज्ञानिक का इस दिशा में विस्तृत कार्य है। आवाजों के खजाने से हम आपके लिए लाए हैं IISER मोहाली की बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजरी जैन के साथ रिकॉर्ड की गई भेंटवार्ता के कुछ अंश। श्रोताओं, प्रोफेसर जैन की विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन है एनिमल कम्युनिकेशन एंड बायोअकूस्टिक्स, यानी जीव जंतुओं में ध्वनियों से होने वाली बातचीत। डॉक्टर जैन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आपने अपने अनुसंधान के लिए प्राणियों, पक्षियों, जीव जंतुओं में होने वाली कम्युनिकेशन यानी बातचीत को विषय के रूप में किस तरह और कैसे चुना? एनिमल कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो इट इज़ जस्ट सिंपली कि कैसे जानवर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, अगर हम एकदम लेमैन टर्म्स में अगर कहें तो। और विच ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि एनिमल्स क्यों, वाई एनिमल्स। मेरा ये इंटरेस्ट जानवरों में आया ही कहाँ से, क्योंकि मैं शहर में पली बड़ी थी। हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है टुवर्ड्स नेचर, क्योंकि हम नेचर में ही इवॉल्व हुए हैं, तो मेरा रिश्ता नेचर से या प्रकृति से बहुत पहले से ही था। जूलॉजी या प्राणी विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी, तो मैंने BSc और MSc अपनी जूलॉजी में ही की। MSc के फाइनल ईयर में वहाँ के इकोलॉजी प्रोफेसर हमें वेस्टर्न घाट्स, जो दक्षिण भारत के जो जंगल है, जो माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट है, वहाँ हमें एक फील्ड ट्रिप के लिए लेकर गए। और उस फील्ड ट्रिप में मैंने वहाँ पहाड़, जंगल और जंगल में रहते हुए जानवर, वहाँ के पेड़ पौधे पहली बार देखा एंड सुना। और जो मैंने रियलाइज़ किया कि हम जान सकते हैं कि कौन सा पक्षी है उसे बिना देखे, उसकी ध्वनि से। और दैट वाज लव एट फर्स्ट साउंड इफ़ यू लाइक। So that is how I decided I want to be in acoustics. I want to work on birds and insects, and the decision was made there. And then of course went on to do my research. There is a institute called Salim Ali Center for Ornithology. ये कोयम्बतूर में है, तमिलनाडु में। पहले मैं वहाँ रिसर्च मैंने अपना शुरू किया, और फिर उसी साल मैं IISc में मुझे मौका मिला PhD करने के लिए विद प्रोफेसर रोहिणी बालकृष्णन। तो उनका काम ही है अकूस्टिक कम्युनिकेशन पे रिसर्च, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस फील्ड विच इज़ काफ़ी यंग फील्ड है हमारे देश में, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फील्ड। प्रोफेसर मंजरी, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस तरह आपने पक्षियों को या जंतुओं को कम्युनिकेट करते हुए देखा कि हाँ, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, कुछ बातचीत, कुछ लेन देन है। हाँ, तो ये सिलसिला शुरू हुआ सैकॉन में। जब मैंने वहाँ काम शुरू किया प्रोफेसर विजयन के साथ, तो एक प्रोजेक्ट जो मैं कर रही थी वो था बैबलर्स के ऊपर। बैबलर्स एक पक्षी है, एक कई तरह के स्पीशीज़ ऑफ बैबलर्स हमारे इंडिया में हैं। ये एक स्पीशीज़ जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, उस पर मैंने काम शुरू किया, और हम उनकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो जब मैं वो ऑब्जर्वेशंस कर रही थी तो मैंने ध्यान दिया कि वो कई तरह के अलग अलग, जो मुझे, क्योंकि पक्षी के जो साउंड्स है वो ह्यूमन सुन सकते हैं, वो हमारे ऑडिबल रेंज में हैं,
चमगादड़ जैसे हम नहीं सुन सकते हैं, तो ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। बट पक्षियों का जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तब मैंने देखा कि वो अलग अलग तरह के साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे और उनका बिहेवियर अलग अलग था उन सब साउंड्स। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी केम फ्रॉम देयर। और मैंने यही डिसाइड किया कि ये कुछ तो चल रहा है। फिर व्हेन यू ऑब्जर्व देम मोर केयरफुली तब समझ में आता है कि हर अलग अलग साउंड का लगता है कि कुछ अलग मतलब हो सकता है। जैसे कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनके हर अलग अलग साउंड का एक ही मतलब होता है, बट बैबलर्स वो एक तरह का पक्षी, ऐसा सिस्टम मुझे मिल गया जिसमें मुझे लग रहा था कि कुछ अलग ही चल रहा है, अलग अलग तरह के साउंड और वो उनके बिहेवियर रिस्पॉन्स अलग अलग है। एंड जब मैंने प्रोफेसर रोहिणी बालकृष्णन का लैब ज्वाइन किया तो वो झिंगुरों पे काम करते। झिंगुर जो है नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं, रात को एक्टिव होते हैं। आप अपने घरों के आसपास भी सुन सकते हैं झिंगुर, वो फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। तो मेरा काम कुद्रेमुख की जंगलों में था, सैकॉन में आनाईकट्टी के जंगलों में था जो दिन के टाइम पे काम था, बट कुद्रेमुख में गई तो मैं रात में काम करना था मुझे। तो हम जंगल में घुसते ही थे रात को, शाम ढलने के बाद, और वहाँ इतने अलग अलग तरह के प्रजाति झिंगुर के सब अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। और रोहिणी के काम से हमें ये पता था कि अलग अलग प्रजाति का अपना अलग यूनिक साउंड है, तो विच इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द स्पीशीज़। बट मेरा प्रश्न ये था कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर है, अगर आप सुनेंगे, एटलीस्ट टू मी, टू अ ह्यूमन ऑब्जर्वर लग रहा था कि हर कोई एक साथ गा रहा है। वो क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, इट वॉज अ कॉकटेल ऑफ साउंड्स इफ़ यू लाइक। एंड वो काम मैंने फिर शुरू किया। और उसका मैं आपको एक, क्योंकि आप रेडियो के थ्रू ये कम्युनिकेशन है, आई वुड लाइक टू टेक द एनालॉजी ऑफ रेडियो। सो हमारा प्रश्न ये था कि पहले तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो झिंगुरों के इंटरेक्शन, तो ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से हमें पता है झिंगुर में केवल नर जो है, दैट इज़ मेल, केवल वो साउंड प्रोड्यूस करता है, फीमेल साउंड नहीं करती है प्रोड्यूस मोस्ट स्पीशीज़ में। तो फीमेल्स आर म्यूट एंड द मेल्स सिंग। बट मेल सिंग फॉर वॉट, क्यों वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? उनकी जो आवाज़ है, इट इज़ एन एडवर्टाइज दैट मैं यहाँ हूँ, एंड दे आर अट्रैक्टिंग द फीमेल, सो इट इज़ फॉर मेट अट्रैक्शन। एक ही डिस्प्ले वॉइस है, साउंड है। ऑफकोर्स अलग 2-3 और अलग बिहेवियर्स में उनके अलग साउंड है, प्राइमरली फॉर मेट अट्रैक्शन वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये आता है कि वो एक साथ सारे, इतने सारे, मोर देन 20 स्पीशीज, और हर स्पीशीज के इतने सारे इंडिविजुअल्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ डू द क्रिकेट्स, इवन झिंगुर, उसमें मीनिंग कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि साउंड एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, अगर पीछे से बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ आने लग जाए तो हमारी आवाज़ मास्क हो जाएगी। इट्स कॉल्ड अकूस्टिक मास्किंग इंटरफेरेंस। तो ये मास्किंग अगर हो रही है तो क्वेश्चन ये था कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकला। उस क्वेश्चन का कई सालों बाद ऑफकोर्स हमें आंसर पता चला थ्रू आवर रिसर्च कि वो ऑलमोस्ट रेडियो की तरह है, कि आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन अगर कर लेंगे तो आपको वही चैनल सुनाई देगा। फिर आप किसी और चैनल में इफ़ यू ट्यून इन टू सम अदर फ्रीक्वेंसी बैंड तो आपको वो, तो क्रिकेट्स वही कर रहे हैं। तो उनके साउंड ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि द फीमेल्स कैन, फॉर मोस्ट क्रिकेट्स, क्योंकि वो ट्यून्ड होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी चैनल के लिए, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी चैनल में अगर आप ट्यून इन कर रहे हैं तो बाकी का साउंड गायब हो जा रहा है। सो देयर इज साइलेंस इन दिस कैकोफनी। ये तो क्रिकेट्स, झिंगुरों का हमें समझ में आया। ऑफकोर्स पक्षियों का तो अभी इट्स ऑन गोइंग रिसर्च, वी नो अ लॉट नाउ अबाउट। जो मेरा काम यहाँ आइसर मोहाली में चल रहा है वो जंगल बैबलर्स पे है। हिंदी में कहते हैं 7 भाई और इंग्लिश में कहते हैं 7 सिस्टर्स। नोबडी नोज फॉर श्योर वेदर इट इज़ 7 भाई और 7 सिस्टर्स, तो ये कन्फ्यूजन है। और इनका रिसर्च का मेन मुद्दा ये है हमारा कि वो क्या बात कर रहे हैं। मोर रिसेंटली हमारा जो रिसर्च का फाइंडिंग्स इज दैट एवरी साउंड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। हर अलग ध्वनि का अलग मतलब है और हमें वो मतलब अब पता है। सो इट डिपेंड्स वो कौन सा प्राणी है जिस पे आप ध्यान दे रहे हो। वो झिंगुर अगर है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सारे अलग अलग साउंड्स के वो एक ही मतलब है। अगर सनबर्ड है तो वो हो सकता है अपना टेरिटरी डिफेंड कर रहा है या मेट अट्रैक्ट कर रहा है। बट अगर बैबलर है तो वो अलग अलग शब्द के अलग अलग मीनिंग बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल 7 भाई या जंगल बैबलर जो है ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनको हम संयुक्त परिवार, जैसे इंडियन जॉइंट फैमिली कहते हैं वैसा। तो दे आर ग्रुप लिविंग सोशल बर्ड्स। और जब वो ग्रुप लिविंग है तो ऐसा है कि वहाँ जो पेरेंट्स, आप मान लीजिए जो पेरेंट्स है, देयर इज ओनली 1 ब्रीडिंग पेयर, और वो 1 ब्रीडिंग पेयर के ही सारी नस्लें जो हैं
वो या तो डिस्पर्स करके अपनी खुद की ब्रीडिंग शुरू करते हैं या दे विल स्टे बैक एंड हेल्प द पेरेंट्स रेज देयर सिबलिंग्स। तो ये जंगल बैबलर का सिस्टम है। अब जैसे ही आप एक समाज में या सोसाइटी में रहते हो, सो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मंजरी, बहुत सी ऐसी ध्वनियाँ होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे कान तक नहीं पहुंचती होंगी, तो क्या उन फ्रीक्वेंसीज को जानने के लिए आपने कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, कुछ ऐसे साइंटिफिक यंत्र, कैसे किया आपने? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज हम वही ऑब्जर्व करते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन सम सेंस हमारा खुद का परसेप्शन फॉर्म्स द बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के आप कुछ भी कर सकते हो। ह्यूमंस का ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है और कई झिंगुर 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। ऑफ कोर्स आप जानते हो चमगादड़, ऑफ कोर्स, तो वो सारे हमें नहीं सुनाई देंगे। तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आते हैं, दीज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स एंड अल्ट्रासाउंड रिकॉर्डर्स। तो वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एक साथ आपके चारों तरफ क्या क्या साउंड्स हो रहे हैं उसको रियल टाइम में पिकअप करना चाहते हैं, तो देर आर अदर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोफोन एरेज। बहुत सारे माइक्रोफोन्स एक साथ कनेक्टेड हैं जो कि एट एवरी सिंगल टाइम अ सिंगल एनिमल, अगर एक मान लीजिए एक चमगादड़ है, बैट, वो चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका हर पोजीशन में उसकी साउंड कैसी थी और कैसे चेंज कर रहा है, वो कैसे वो अपने सराउंडिंग को एकोलोकेशन से देख पाता और सुन पाता है, वो सब जानने के लिए दीज आर माइक्रोफोन एरेज। बट अदरवाइज इन जनरल इस फील्ड में आप अगर पक्षियों पे काम करते हैं या ऐसे इंसेक्ट्स पे काम करते हैं जो ऑडिबल रेंज में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी रेगुलर माइक, कोई भी रेगुलर रिकॉर्डर जैसा हम अभी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। दूरबीन चाहिए और कैमरास चाहिए, बट इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज और बहुत महंगे इक्विपमेंट नहीं चाहिए इस फील्ड के लिए। एंड दैट इज़ वाई this is possible to do this kind of research in India and in developing nations where funding is a problem. आइसर मोहाली की वैज्ञानिक डॉक्टर मंजरी जैन के साथ संजीव दोसांझ की बातचीत आपने सुनी। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी चंडीगढ़। CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कारों के साथ ही प्रतिष्ठित GN रामाचंद्रन गोल्ड मेडल फॉर एक्सेलेंस इन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी प्रदान किया जाता है। इस बार जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के वैज्ञानिक डॉक्टर कौस्तुभ सान्याल को इस मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सान्याल पत्रिका से कहते हैं, I work on chromosome segregation, that is to understand how chromosomes segregate during cell division, and I use various fungal pathogens as our models to study this important biological process. So there are many fungi that can infect humans, kill them by causing very fatal diseases. Many of the fungi cause such diseases by infecting humans through various routes. Now there are antifungal drugs that are available, but many of these drugs become ineffective because fungi acquire resistance against those drugs. So our research helps us to understand the mechanism of fungal resistance to antifungal drugs, and we try to see how we can find new strategies to stop fungal infection. पिछले दिनों नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी परिसर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य वर्तमान चुनौतियां। कुछ सुर, कुछ स्वर इसी आयोजन से। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता, निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ने अपने स्वागत भाषण में कहा, वेलकम यू ऑल। जो इंडिजिनस में इक्विपमेंट है, पोल्यूशन मॉनिटरिंग हो या ओजोन एनालाइजर्स हो, इन सब की सर्टिफिकेशन, कैलिब्रेशन, ये सब हम शुरू करने वाले हैं। और दूसरा फोटोवोल्टाइक्स और सोलर सेल कैलिब्रेशन फैसिलिटी शॉर्टली शुरू करने वाले हम। बायोमेडिकल मेट्रोलॉजी और एक एरिया है जो हम लास्ट 3 साल से बहुत करते हैं। डॉक्टर शंकर गोपाल अग्रवाल, मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सचिव, ने अपने संस्थान के बारे में बताया। मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया
एनपीएल से ही स्टार्ट हुई थी और विधिवत इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1984 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली मेट्रोलॉजी मापिकी को पूरे भारत में मापिक विज्ञान को बढ़ाना, उसका प्रसार करना है। तो इसके लिए हम अलग अलग सम्मेलन करते हैं, संगोष्ठी करते हैं। तो इस तरह से हम सपोर्ट करते हैं किसी भी संगोष्ठी को जिसमें मापिकी साइंस, मापिकी विज्ञान का जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस होता है या उसका प्रसार करना होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी देश विकासशील से विकसित होएगा, इसका मतलब ये है कि उसमें जितना मापिकी साइंस या मापिकी विज्ञान जितना उन्नत होगा उतना ही उसकी विकासशीलता बढ़ेगी। विश्व जल दिवस, विश्व मौसम दिवस और अर्थ आवर मानो वसुधैव कुटुंबकम के सार को रेखांकित करते हुए वसुंधरा हिताय की ओर भी इशारा करते हैं। सर्वहित की भावना सीमाओं को धुंधला कर देती है। जल संरक्षण, गैर पारंपरिक ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज अब ऐसे विषय हैं जिन पर पूरी दुनिया के छात्र मंथन करते हैं। और क्यों न हो, उन्हें इसी धरती पर अपने भविष्य के बारे में सोचना है। मौसम तेजी से बदलता है। कहां तो हम एक ही माह पहले ठंडी हवाओं की बात कर रहे थे और कहां आज बढ़ती हुई धूप की ओर देख रहे हैं। मौसमों का तो काम ही है आना और जाना। हाँ, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना जरूर अपने हाथ में है। ऐसे में याद आई इसी माह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसमें हीट वेव से जुड़े बिंदुओं पर मंथन किया गया। एक बात बताओ। हाँ, हमने पत्रिका की शुरुआत में साइंटिफिक टेम्पर और स्टेम में युवा महिलाओं के बढ़ते रुझान की बात की थी ना? हाँ की थी। तो ये बताओ कि तुम्हें अगर डॉक्टरल या पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स की असीम दुनिया में कदम रखना है तो पूरे देश में कहां ढूंढते फिरोगी? मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए कॉमन फेलोशिप पोर्टल पर मुझे बैठे बैठे सभी अवसरों की जानकारी मिल जाएगी। अरे वाह! तुम्हें पता ही है मुझे बायोलॉजिकल साइंसेज में कितना इंटरेस्ट है। क्या बात है! लगता है देश की महिला वैज्ञानिकों की शानदार उपलब्धियों ने तुम्हारे एकेडमिक उत्साह पर गहरा असर किया है। वो तो होगा ही। इंटरनेशनल विमेंस डे की थीम जो है, इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। विनम्र नमन प्रख्यात फिजिसिस्ट शिवरामकृष्ण चंद्रशेखर और आधुनिक बायोकेमिस्ट्री के पितामह बीरेश चंद्र गुहा को। अब घड़ी की टिक टिक के चलते अनुमति दीजिए नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर को नमस्कार।